नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। नीति आयोग ने एडवांस केमिस्ट्री सेल ऊर्जा भंडारण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम रिपोर्ट जारी की। पंचायती राज मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। संसदीय समिति ने चिकित्सा उपकरण विनियम और नियंत्रण पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ऑक्सफेम इंडिया ने इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 जारी की। अमेरिका और भारत में तकनीकी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों को निगरानी के दायरे में लाया जा रहा है और भारत तथा फ्रांस हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। नीति आयोग ने एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल ऊर्जा भंडारण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक भारत एसीसी यानी एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल ऊर्जा भंडारण के लिए $2.5 अरब की उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना शुरू करने जा रहा है। ये योजना वर्ष 2030 तक अनुमानित संचयी बैटरी मांग को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और ग्रिड विकार्बनीकरण संबंधी देश के विजन को सफलतापूर्वक साकार करने के लिए 106 से 260 गीगावाट प्रति घंटे की संचयी बैटरी मांग को पूर्ति किए जाने की जरूरत है। इससे पहले सरकारों ने एसीसी बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम नामक एक पीएलआई योजना को मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एसीसी की 50 गीगावाट प्रति घंटा की उत्पादन क्षमता प्राप्त करना है। इसके तहत विनिर्माताओं से 2 वर्ष के भीतर कम से कम 25% घरेलू मूल्यवर्धन और 5 वर्षों के भीतर न्यूनतम 60% मूल्यवर्धन प्राप्त करने की अपेक्षा की गई है। एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल नई पीढ़ी की प्रौद्योगिकियां हैं। ये विद्युत ऊर्जा को या तो विद्युत रासायनिक या रासायनिक ऊर्जा के रूप में भंडारित कर सकती हैं। ये आवश्यकता पड़ने पर इसे वापस विद्युत ऊर्जा में बदल सकती हैं। ये एक वैश्विक सनराइज उद्योग है। इससे ऊर्जा और परिवहन मूल्य श्रृंखला के स्वदेशीकरण को गति मिलती है। एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल प्रौद्योगिकी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक वाहन की लक्ष्य पूर्ति करती है। इसका उद्देश्य EV 30 लक्ष्यों को पूरा करना है। इस लक्ष्य का अर्थ वर्ष 2030 तक कुल वाहनों की बिक्री में 30% इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करना है। इसके अलावा ये प्रौद्योगिकी बैटरी लागत में कमी भी लाएगी। इसलिए ऐसी तकनीकों के अनुप्रयोग तेजी से आर्थिक रूप से व्यवहार्य होते जा रहे हैं। इससे ऊर्जा सुरक्षा प्राप्ति और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलती है और साथ ही वर्ष 2070 तक जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति में भी मदद मिलेगी। इसी से संबंधित कुछ और भी खबरें आई हैं, जैसे कि नीति आयोग ने शून्य अभियान की 1 वर्षीय वर्षगांठ मनाई है। इसके अलावा ये एक उपभोक्ता जागरूकता अभियान है। इसका उद्देश्य राइड हेलिंग और डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देकर वायु प्रदूषण को कम करना है। पंचायती राज मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। गुजरात के आणंद स्थित ग्रामीण प्रबंधन संस्थान के साथ इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से SDGs के स्थानीयकरण के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना में सहयोग करना है। मंत्रालय GPDP के माध्यम से SDGs को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। SDGs को ग्राम पंचायत स्तर पर भागीदारीपूर्ण स्थानीय योजना निर्माण के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। मंत्रालय ने 17 SDGs में से 9 SDGs की पहचान की है। इन 9 लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कई योजनाओं के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा। GPDP यानी ग्राम पंचायत विकास योजना प्रक्रिया का उद्देश्य ग्राम पंचायतों के संवैधानिक लक्ष्यों को पूरा करना है। इनमें शामिल है आर्थिक विकास प्राप्त करना और जमीनी स्तर पर सामाजिक न्याय सुरक्षित करना। वित्त आयोग द्वारा ग्राम पंचायतों को निधियों के बड़े पैमाने पर आवंटन को देखते हुए ये जरूरी हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में SDG की प्राप्ति के लिए पंचायती राज संस्थाओं को SDGs के स्थानीयकरण के विषयों की पहचान करने की जरूरत है। और आइए बात करते हैं सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के बारे में। SDGs का स्थानीयकरण सतत विकास के लिए वर्ष 2030 के एजेंडा को स्थानीय कार्रवाइयों और प्रभावों में बदल रहा है। इससे वैश्विक स्तर पर SDGs को प्राप्त करने में मदद मिल रही है। स्थानीयकरण का संबंध इस तथ्य से भी है
कि स्थानीय और उपराष्ट्रीय सरकारें जमीनी स्तर पर कार्रवाई के माध्यम से एसडीजीज की प्राप्ति में कैसे योगदान देती हैं। भारत के लिए एलएसडीजीज यानी सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ की लगभग 65% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। भारत में सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं, उनको केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला तथा स्थानीय स्तर पर डिवाइड किया गया है। केंद्र स्तर पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय एसडीजी डेटा का केंद्र बिंदु होगा। इसके अलावा नीति आयोग एसडीजी का समन्वयक होगा और संबंधित मंत्रालय एसडीजी क्षेत्रवार नीति निर्माण, योजना निर्माण और निगरानी का कार्य करेगा। राज्य के स्तर पर आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय एसडीजी डेटा का केंद्र बिंदु होगा। वहीं राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति एसडीजी मार्गदर्शन नीति निर्माण, समीक्षा और निगरानी करेगी। इसके अलावा प्रशिक्षण और संसाधन संस्थान तथा विशेषज्ञ इस मामले को देखेंगे। इसका नियोजन विभाग एसडीजी समन्वय और निगरानी के लिए नोडल विभाग होगा और संबंधित मंत्रालय एसडीजी क्षेत्रवार योजना क्रियान्वयन और निगरानी पर ध्यान देगा। इसके बाद जिला और स्थानीय स्तर पर बात करें तो जिला नियोजन समिति योजना निर्माण का कार्य करेगी। जिला प्रशासन कार्यान्वयन एवं निगरानी को देखेगा। शहरी स्थानीय निकाय कार्यान्वयन और निगरानी पक्ष को देखेंगे और ग्रामीण स्थानीय निकाय कार्यान्वयन और निगरानी देखेंगे और अग्र पंक्ति के कार्यकर्ता इसके कार्यान्वयन पर ध्यान देंगे। संसदीय समिति ने चिकित्सा उपकरण विनियम और नियंत्रण पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट का उद्देश्य चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर देश बनाना और उसकी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाना है। इससे भारत चिकित्सा उपकरणों का एक प्रमुख निर्यातक बन जाएगा। भारत में चिकित्सा उपकरण उद्योग मुख्य रूप से विनियामकीय ढांचे के मामले में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी सीडीएससीओ के माध्यम से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शासित है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय का औषध विभाग प्रोत्साहन, उत्पादन और विनिर्माण के लिए उत्तरदायी है। वर्तमान में चिकित्सा उपकरणों को औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत दवाओं के रूप में विनियमित किया जाता है। इस रिपोर्ट में कई निष्कर्ष दिए गए हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां की गई हैं। आइए उन पर चर्चा करते हैं। रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया है कि चिकित्सा उपकरणों के लिए औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 में दंडात्मक प्रावधान नहीं है। इस कारण घटिया चिकित्सा उपकरणों के निर्माताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। सीडीएससीओ में कार्यबल की मौजूदा व्यवस्था और विशेषज्ञता चिकित्सा उपकरण उद्योग को प्रभावी ढंग से विनियमित करने में कम पड़ रही है। सीडीएससीओ ने केवल 18 प्रमाणित चिकित्सा उपकरण परीक्षण प्रयोगशालाओं को मंजूरी दी है और ये देश के आकार को ध्यान में रखते हुए बेहद कम है। इसके अलावा भारतीय चिकित्सा उपकरण उद्योग में उच्च तकनीक युक्त और आधुनिक चिकित्सा उपकरणों के निर्माण के लिए अनुसंधान तंत्र और अवसंरचना की कमी है। इसके अलावा ऐसे चिकित्सा उपकरणों का उत्पादन करने के लिए उपलब्ध सुविधाएं भी वैश्विक मानकों के अनुरूप नहीं हैं और इसके लिए जो सिफारिशें की गई हैं उसमें कहा गया है कि दवा, चिकित्सा उपकरण और प्रसाधन सामग्री के लिए एक संयुक्त कानून का प्रारूप बनाने की बजाय चिकित्सा उपकरण उद्योग के लिए एक अलग कानून बनाया जाना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया कि राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण आयोग सभी पहलुओं की विस्तार से जांच करेगा और साथ ही एक समग्र नीति और संस्थागत अवसंरचना द्वारा समर्थित एक व्यापक कानून लाएगा। ये पूरे देश में विनियमन प्रक्रिया में सामंजस्य स्थापित करने के लिए चिकित्सा उपकरण उद्योग को विनियमित करने के लिए अलग अलग स्तरों पर नियामकों का एक सेट स्थापित किया जाना चाहिए। इससे व्यवसाय करने में आसानी होगी। साथ ही अधिक प्रमाणित चिकित्सा उपकरण परीक्षण प्रयोगशालाओं, सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम फीडबैक संचालित पोस्ट मार्केट निगरानी प्रणाली और चिकित्सा उपकरण रजिस्ट्री की आवश्यकता है। चिकित्सा उपकरण रजिस्ट्री में प्रत्यारोपण कराने वाले रोगी की पूरी जानकारी होगी। इससे रोगी द्वारा प्रत्यारोपित कराए गए अंग की कार्यक्षमता का आकलन करने में भी मदद मिलेगी। ऑक्सफेम इंडिया ने इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 जारी की। इंडिया डिस्क्रिमिनेशन की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में महिलाओं के पास पुरुषों के समान शैक्षिक योग्यता और समान कार्य अनुभव होने के बावजूद भी उनसे श्रम बाजार में भेदभाव किया जाएगा। इस भेदभाव का प्रमुख कारण समाज और नियोक्ताओं का पूर्वाग्रह है। रिपोर्ट के निष्कर्ष वर्ष 2004-05 से वर्ष 2019-20 तक रोजगार और श्रम पर सरकार के आंकड़ों पर आधारित हैं। इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों के मुताबिक पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद 98% रोजगार अंतराल के लिए
लैंगिक भेदभाव जिम्मेदार है। पुरुषों और महिलाओं की आय में 93% के अंतर की वजह भी भेदभाव ही है। वेतनभोगी महिलाओं के कम वेतन के लिए भेदभाव और शिक्षा तथा कार्य अनुभव की कमी जिम्मेदार है। स्वनियोजित अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग गैर अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों की तुलना में 5,000 रुपये कम कमाते हैं और इस अंतर के लिए भेदभाव 41% जिम्मेदार है। वहीं महिला अनियत कर्मी यानी कैजुअल कर्मी अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में लगभग 3,000 रुपये कम कमाती है। इन सिफारिशों में कहा गया है कि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। इनमें वेतन वृद्धि, कौशल में सुधार, नौकरी में आरक्षण और मां बनने के बाद कार्य पर लौटने के लिए आसान विकल्प उपलब्ध कराना शामिल है। सभी महिलाओं के लिए समान वेतन और कार्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाने की जरूरत है। इसके अलावा घरेलू कार्य और बच्चों की देखभाल संबंधी कर्तव्यों का महिलाओं एवं पुरुषों के बीच अधिक समान बंटवारा सुनिश्चित करने के उपाय किए जाने चाहिए। विशेष रूप से सभी अनौपचारिक श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की बजाय निर्वाह मजदूरी लागू की जानी चाहिए और जहां तक संभव हो अनुबंधात्मक, अस्थायी और अनियत कार्य को औपचारिक कार्य में बदल देना चाहिए। निर्वाह मजदूरी वो मजदूरी है जो श्रमिकों और उनके परिवारों को उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाती है। वहीं न्यूनतम मजदूरी पारिश्रमिक की वो न्यूनतम राशि है जिसका एक निश्चित अवधि के दौरान किए गए कार्य के लिए वेतनभोगी को एक नियोक्ता द्वारा भुगतान किया जाता है। इस वेतन या पारिश्रमिक को सामूहिक समझौते या व्यक्तिगत अनुबंध द्वारा कम नहीं किया जा सकता है। अगली खबर भारत के विदेश संबंधों पर आधारित है। ये पेपर 2 का टॉपिक है। भारत और फ्रांस हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। दोनों देशों ने निरंतर बदलते भू राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। हिंद प्रशांत में राज्य क्षेत्रीय उपस्थिति नहीं होने के बावजूद भी ये दोनों देश यहाँ रेजिडेंट पावर्स के रूप में प्रभाव रखते हैं। और आइए अब जानते हैं कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत और फ्रांस की प्रमुख गतिविधियां कौन कौन सी हैं। दोनों देशों ने भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय तंत्र के तहत सहयोग फिर से शुरू करने में अपनी रुचि व्यक्त की है। साथ ही हिंद प्रशांत में अपने सहयोग के तहत दोनों देश हिंद प्रशांत त्रिपक्षीय विकास सहयोग कोष की स्थापना की दिशा में कार्य करने के लिए सहमत हुए हैं। इस कोष का उद्देश्य भारत स्थित नव प्रवर्तकों और स्टार्टअप्स को अपने नवाचारों को तीसरे देशों में ले जाने में सहायता करना है। ये कोष अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क और इसकी स्टार सी परियोजना के तहत विकास परियोजनाओं को शुरू करने के अवसरों का भी पता लगाएगा। ब्लू इकोनॉमी और ओशन गवर्नेंस जैसे नए क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार किया जाएगा। दरअसल भारत और फ्रांस दोनों के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र का महत्व इसलिए है क्योंकि इस क्षेत्र के व्यापार और अर्थव्यवस्था का विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में 62% का योगदान है। साथ ही ये वैश्विक व्यापार में 46% का योगदान करता है। इसके अलावा भारत और अन्य देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं या प्रौद्योगिकी की अधिक आवाजाही को प्रोत्साहित करके व्यापार एवं निवेश सहयोग बढ़ाएगा। इसमें ब्लू इकोनॉमी के विकास के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि फ्रांस का 93% अनन्य आर्थिक क्षेत्र हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में स्थित है। लेकिन हिंद प्रशांत से जुड़ी कुछ चुनौतियां भी मौजूद हैं, जैसे कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य मौजूदगी के कारण इस क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी चुनौतियां पैदा हो गई हैं। संचार के समुद्री मार्गों की सुरक्षा के समक्ष खतरा पैदा हो गया है और समुद्री डकैती, आतंकवाद, सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार आदि जैसी चिंताएं भी बढ़ रही हैं। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। अनुसूचित जनजाति सूची में संशोधन। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दी है। इस विधेयक ने 4 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किया है। अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नई जनजातियां हैं हिमाचल प्रदेश के ट्रांसगिरी क्षेत्र की हट्टी जनजाति, तमिलनाडु के पर्वतीय इलाकों में रहने वाली नारी कोरावन और कुरु विक्किरन जनजाति और छत्तीसगढ़ का बिंझिया समुदाय। हट्टी एक घनिष्ठ समुदाय है। इस समुदाय ने कस्बों में हाट नामक छोटे बाजारों में घरेलू सब्जियां, फसल, मांस और ऊन आदि बेचने की अपनी परंपरा से अपना नाम प्राप्त किया है। नारी कोरावन सियार पकड़ने वाले और कुरु विक्किरन
पक्षी खाने वाले घुमंतू आदिवासी समुदाय हैं। बिंझिया ओडिशा और झारखंड में पाए जाने वाला नृजातीय समुदाय है। इस समुदाय में परंपरा और संस्कृति की समृद्ध विरासत देखने को मिलती है। वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2022। इस रिपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने तैयार किया है। ये रिपोर्ट वैश्विक ऊर्जा कार्यबल की एक व्यापक सूची प्रदान करती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऊर्जा क्षेत्र ने वर्ष 2019 में 65 मिलियन से ज्यादा लोगों को रोजगार प्रदान किया था। ये वैश्विक रोजगार के लगभग 2% के बराबर है। स्वच्छ ऊर्जा कुल ऊर्जा श्रमिकों के 50% से ज्यादा को रोजगार प्रदान करती है। ऐसा ऑनलाइन आने वाली नई परियोजनाओं में पर्याप्त वृद्धि की वजह से हुआ है। इसमें आधे से ज्यादा अधिक रोजगार एशिया प्रशांत क्षेत्र में प्रदान किए गए हैं। साथ ही इन नई परियोजनाओं का निर्माण ऊर्जा रोजगार का सबसे बड़ा चालक है। राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड। हाल ही में NBMSME की 18वीं बैठक संपन्न हुई है। NBMSME एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के तहत की गई है। ये MSMEs के संवर्धन और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की जांच करता है। इसके अलावा केंद्र सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा भी करता है। ये सूक्ष्म लघु और मध्यम विनिर्माण एवं सेवा उद्यमों, महिला उद्यमों, केंद्रीय मंत्रालयों आदि के संघों सहित सभी वर्गों या खंडों को प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। आतंकवाद पीड़ितों की संयुक्त राष्ट्र वैश्विक कांग्रेस। हाल ही में आतंकवाद के पीड़ितों की पहली संयुक्त राष्ट्र वैश्विक कांग्रेस का आयोजन संपन्न हुआ। इसे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य आतंकवाद के पीड़ित लोगों को अपने अनुभवों, चुनौतियों, सहनशीलता की कहानियों और सामाजिक रूप से जुड़ी व्यवस्था में किए गए योगदानों को प्रत्यक्ष रूप से साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। इस आयोजन में भारत ने आतंकवाद से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी ढांचा विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया था। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय को शीघ्रता से अपनाने का आह्वान भी किया था। राष्ट्रीय खेल विकास कोष NSDF ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम फाउंडेशन और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य भारत में खेलों के विकास को बढ़ावा देना है। इस कोष की स्थापना वर्ष 1998 में पूर्त विन्यास अधिनियम 1890 के तहत की गई थी। भारत सरकार ने नवंबर 1998 में इसे अधिसूचित किया था। इस कोष का उद्देश्य भारत में खेलों के समर्थन के लिए गति और लचीलापन प्रदान करना है। ये कोष युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के तहत आता है। ये खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कोचों से प्रशिक्षण के विभिन्न अवसर प्रदान करने में मदद करता है। ये खेलों को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास और अन्य गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वैश्विक पर्यावरण सुविधा लघु अनुदान कार्यक्रम SGP वैश्विक पर्यावरण सुविधा का एक कॉरपोरेट कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम स्थानीय नागरिक समाज को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। इस सहायता से वे वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करने वाले अभिनव स्थानीय उपायों का विकास और उनका कार्यान्वयन कर सकते हैं। इसे वर्ष 1992 में रियो पृथ्वी सम्मेलन के दौरान आरंभ किया गया था। ये अन्य GEF परियोजनाओं और कार्यक्रमों के साथ मिलकर कार्य करता है। इसकी स्थापना के बाद से अब तक इसने 136 देशों को सहायता प्रदान की है। ये देशों को $50,000 तक का अनुदान प्रदान करता है। ये वर्ष इस कार्यक्रम के 7वें परिचालन चरण का प्रतीक है। इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है। समुद्री खीरा, सी कुकम्बर्स। हाल ही में हुए एक अध्ययन के मुताबिक वर्ष 2015 से वर्ष 2021 के बीच समुद्री खीरा भारत में सबसे ज्यादा तस्करी की जाने वाली समुद्री प्रजाति रही है। समुद्री खीरा एकाइनोडर्म यानी समुद्री अकशेरुकी नामक जीव समूह का हिस्सा है। इस समूह में स्टारफिश और सी अर्चिन भी शामिल हैं, यानी समुद्री साही। ये शैवाल, छोटे जीवों या सड़ने वाले पदार्थों पर आश्रित सर्वाहारी है। इससे समुद्री अम्लीकरण, जल प्रदूषण तथा भोजन और पारंपरिक चिकित्सा में उपयोग के कारण इनका अवैध व्यापार होता है। हालांकि ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत सूचीबद्ध है। भारत ने वर्ष 2001 में समुद्री खीरे के दोहन पर प्रतिबंध लगा दिया था और समुद्री खीरे के लिए दुनिया का पहला संरक्षण क्षेत्र
वर्ष 2002 में लक्षद्वीप में स्थापित किया गया था। और आइए अब चर्चा करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल के बारे में। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। दक्षिण कोरिया के व्यक्तिगत सूचना संरक्षण आयोग ने देश के नागरिकों की निजता का उल्लंघन करने पर गूगल और मेटा पर जुर्माना लगाया है। दक्षिण कोरिया एक पूर्वी एशियाई देश है। इसका विस्तार कोरियाई प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग तक है। ये पूर्व में जापान सागर और पश्चिम में येलो सागर से घिरा हुआ है। सैन्य सीमांकन रेखा की बात करें तो ये दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच भूमि सीमा का निर्माण करती है। दक्षिण कोरिया का दक्षिणी किनारा कोरिया जलडमरू मध्य और पूर्वी चीन सागर से सटा हुआ है। इसके दक्षिणी भाग में सोबेक पर्वत है। इसकी पश्चिमी और दक्षिणी तट रेखाएं हजारों द्वीपों और संकीर्ण चैनलों से आच्छादित हैं। अगला महत्वपूर्ण स्थल है अजरबैजान। यहाँ की राजधानी बाकू है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच फिर से संघर्ष शुरू हो गया है। इस संघर्ष के कारण दोनों देशों के लगभग 100 सैनिकों की मौत हुई है। अजरबैजान पूर्वी ट्रांसकाकेशिया का एक देश है। ये पूर्व में कैस्पियन सागर, दक्षिण में ईरान और रूस से घिरा हुआ है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच संघर्ष के प्रमुख कारण है नागोर्नो काराबाख, जो कि अजरबैजान में स्थित है। ये एक व्यापक पहाड़ी और वन क्षेत्र है। ये आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण है। अजरबैजान में काकेशस पर्वत और लघु काकेशस श्रेणी है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी बजरदुजू, शाहदाख और तुफन है। ये सभी ग्रेटर कॉकेशस रेंज के भाग हैं। कुरा यहाँ की सबसे लंबी नदी है और दूसरी नदी अरास है। मानस बल झील को 33 वर्षों के बाद नेशनल कैडेट कोर कैडेट्स के प्रशिक्षण के लिए फिर से खोल दिया गया है। मानस बल झील श्रीनगर के उत्तर में झेलम घाटी में स्थित है। इस झील को पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। ये भारत की सबसे गहरी झील है। मानस बल नाम मानसरोवर झील से उत्पन्न हुआ माना जाता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार। थैंक यू फॉर लिसनिंग।